चलो ध्यान देना, थोड़ा सा हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग पढ़े थे व्यतिकरण के प्रकार, दो प्रकार, विवर्तन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक फ्रेनल और एक फ्राउनहोफर, यही दोनों तो पढ़े थे। और फ्राउनहोफर विवर्तन का एक उदाहरण आपने दिया है, एकल रेखा छिद्र के कारण प्रकाश का विवर्तन, ये आपके सिलेबस में है। इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं कैसे ये विवर्तन प्रतिरूप आपको प्राप्त होता है। आपको करना क्या है, बायोलॉजी वाली स्लाइड लेना है बेटा। बात समझ में, कांच की एक आयताकार पतली सी पट्टी होती है, पारदर्शी होती है, इसलिए उसको हम लोग क्या करेंगे, काले पेंट से ऐसे पेंट कर देंगे किसी एक तरफ। बात समझ में आ रही है। फिर रेजर ब्लेड लेंगे जिससे आप दाढ़ी बनाते हो, उससे क्या करोगे, उस पर एक खरोच लगा दोगे ऐसे, वही क्या हो जाएगा, आपका स्लिट हो जाएगा, रेखा छिद्र। बात समझ में आ रही। तो उसका आकार लगभग क्या होगा, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के आकार का होगा। और आप विवर्तन होने के लिए शर्त में पढ़ चुके हो, छिद्र का आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के आकार का होना चाहिए, तो आपको विवर्तन प्रतिरूप मिलेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही। फिर आप उस स्लाइड को ऐसे रखोगे कि जो आपके पास लैंप है, लैंप कैसा होना चाहिए बेटा, सीधा फिलामेंट वाला लैंप होना चाहिए, इस प्रकार से, ठीक है ना, उसका फिलामेंट ऐसे रेखीय हो। तो आपको इस प्रकार से स्लाइड पकड़ना है कि जो रेखा छिद्र है यानी स्लिट है, और जो आपका ये सीधा फिलामेंट है यानी लैंप का फिलामेंट है, दोनों के दोनों क्या हो बेटा, समांतर हो। रेखा छिद्र फिलामेंट की क्या होना चाहिए, समांतर हो। फिर उसमें से आपको देखना है, रेखा छिद्र में से, बात समझ में आ रही है, आपको देखना है। तो जब आप देखोगे तो इस तरीके का कुछ पैटर्न आपको दिखेगा। अब इस पैटर्न को समझते हैं, यहाँ तक की तो बात एकदम समझ में आ गई होगी। इस पैटर्न को समझते हैं कैसे बनता है। तो आप बताओगे कि बीच में जो पैटर्न बनता है वो स्वैप चौड़ी पट्टी होती है, बात समझ आ रही है, बीचों बीच में, ये आपको दिख रहा है ना, सफेद कलर की बहुत चौड़ी पट्टी बनती है, उसकी तीव्रता भी बहुत ज्यादा होती है। और ठीक उसके इधर और इधर अगल बगल, बात समझ में आ रही है, कुछ रंगीन पट्टियां आपको दिखाई देंगी, लेकिन उनकी चौड़ाई क्या होगी, लगातार घटती जाएगी, और उनकी तीव्रता भी लगातार, जैसे जैसे श्वेत चौड़ी पट्टी के इधर और इधर यानी दोनों ओर आगे बढ़ोगे, उनकी तीव्रता और पट्टियों की चौड़ाई दोनों घटती जाएगी। बीच बीच में आपको काली पट्टियां मिलेंगी, बात समझ में आ रही है। देखो इनको बोलते क्या है, जो बीच में आपको श्वेत चौड़ी पट्टी मिली है बेटा, ये इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय या फिर मुख्य उच्छिष्ट। क्या बोलते हैं, इसकी तीव्रता सबसे ज्यादा होती है, चमकदार पट्टी होती है। और इसके ठीक किनारे इधर और ठीक किनारे इधर ये जो मिला है, इसको भी हम लोग उच्छिष्ट बोलते हैं, इसको केंद्रीय या मुख्य उच्छिष्ट। याद रखना, व्यतिकरण में हम लोग जब दीप्त पट्टी मिलती थी तो उसको क्या बोलते थे, ब्राइट फ्रिंजे, बात समझ में आ रही है, दीप्त फ्रिंज बोलते थे पट्टी को, बैंड को, क्लियर। यहाँ पर जो दीप्त पट्टी मिलेगी उसको हम लोग उच्छिष्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैक्सिमा, उच्छिष्ट बोलेंगे। और जहां पर अंधेरा होगा बेटा यानी कि काली पट्टी मिलेगी, उसको हम लोग यहाँ पर निम्निष्ठ बोलेंगे। तो बीच में जो एकदम बीच में मिला है उसको हम लोग केंद्रीय उच्छिष्ट बोलते हैं या फिर मुख्य उच्छिष्ट बोलते हैं। इस उच्छिष्ट के अतिरिक्त जितने भी उच्छिष्ट बन रहे हैं यानी जितनी भी पट्टियां बन रही हैं, कौन सी, चमकीली, उन उच्छिष्ट को हम लोग द्वितीयक उच्छिष्ट बोलते हैं, उसी को गौड़ उच्छिष्ट बोला जाता है। बात समझ में आ रही है। तो मुख्य उच्छिष्ट के दोनों ओर जो पहली उच्छिष्ट मिलेगी, बात समझ में आ रही है, उसको बोलेंगे प्रथम गौड़ उच्छिष्ट, और वो रंगीन पट्टी होगी। ऐसे ठीक मुख्य उच्छिष्ट के बाद, पहले के बाद दूसरा उच्छिष्ट जो मिलेगा इधर भी और इधर भी, उसको बोलेंगे द्वितीय गौड़ उच्छिष्ट, रंगीन पट्टी मिलेगी। बात समझ में आ रही। और आप देख पा रहे हो जैसे जैसे हम मुख्य उच्छिष्ट से इधर या फिर इधर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, पट्टियों की चौड़ाई लगातार घटती जा रही है, ठीक है, उसकी तीव्रता भी घटेगी यानी कि उसकी चमक भी कम होती जाएगी। अच्छा, बीच बीच में जो आपको ये काली पट्टियां मिल रही हैं इधर और इधर, इधर और इधर, इनको बेटा हम लोग निम्निष्ठ बोलते हैं। तो जो मुख्य उच्छिष्ट के ठीक बगल में काली पट्टियां होती है उसको प्रथम निम्निष्ठ बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा, और ठीक उसके दूसरी बार मतलब इसके एकांतर क्रम में आपको मिलेंगी, उच्छिष्ट मिलेगा, निम्निष्ठ मिलेगा, फिर उच्छिष्ट, फिर निम्निष्ठ, ऐसे एकांतर क्रम में मिलती जाएंगी। तो पहली निम्निष्ठ के बाद दूसरी जो काली पट्टी मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं, दोनों ओर बेटा, मुख्य उच्छिष्ट के इधर भी और इधर भी, उसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय निम्निष्ठ। क्या बोलते हैं, और इस पूरे पैटर्न को हम लोग बोलते हैं विवर्तन प्रतिरूप यानी कि डिफ्रैक्शन पैटर्न। यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है। अभी जो मिटाने लायक है मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मिटा दे तो फिर बनाना पड़ता है, और इसको आप लोग पढ़ चुके हो। ओके, इसमें देखो कुछ चीजें मैंने लिखी है, रेखा छिद्र फिलामेंट के समांतर होगा तभी आपको बढ़िया पैटर्न दिखेगा इस टाइप से।
दूसरी चीज, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर आगे बढ़ने पर द्वितीयक यानी कि गौड़ उच्चिष्टों की चौड़ाई व तीव्रता लगातार घटती है। तीव्रता भी घटेगी और चौड़ाई भी। आपाती प्रकाश जिस रंग का होगा पट्टी भी उसी रंग की प्राप्त होगी। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे ऐसे ये श्वेत पट्टी और ये रंगीन पट्टी क्यों मिली है, क्योंकि प्रकाश श्वेत प्रकाश आप आपतित कराए हो रेखा छिद्र पर, इसलिए ऐसा हुआ। बात समझ में आ रही है। अगर इस पर आप सेलोफेन एक पेपर होता है बेटा, ट्रांसपेरेंट पेपर होता है यानी पारदर्शी होता है लेकिन रंगीन भी होता है। बात समझ में आ रही है। अगर मान लो लाल कलर का सेलोफेन पेपर इस पर लपेट दिए बल्ब पर, तो लाल प्रकाश इस पर आपतित होगा तो सभी पट्टियां आपको लाल दिखाई देंगी, चाहे केंद्रीय उच्चिष्ट हो चाहे गौड़ उच्चिष्ट हो। अगर मान लो नीले कलर की इस पर सेलोफेन पेपर लपेट दी, बात समझ में आ रही, तो सभी पट्टियां नीले कलर की आपको दिखाएंगी, कुछ इस प्रकार से। ठीक है। और ये कब मिलेगा, यानी श्वेत और रंगीन, तो आप बताओगे जब श्वेत प्रकाश की किरण आपतित कराओगे। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं बेटा, ध्यान देना। अब हम लोग ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट देखते हैं, ज्यामितीय व्यवस्था देखते हैं। अभी तक तो ये प्रैक्टिकल ही था ना, लेबोरेटरी में ऐसा करके आप देख सकते हो, ये जो तो आपको आसान लग रहा था। लेकिन अब ज्यामितीय व्यवस्था देखिए बेटा, इस प्रकार से कुछ होता है। इसको तो आप समझ नहीं पाओगे, ऐसे अलग से मैं रफ टाइप इस पर बना देता हूँ, ठीक है, फिर आप समझ जाओगे। बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना। यहाँ पर क्या होगा बेटा, कोई प्रकाश स्रोत होगा, क्या होगा, हाँ, मोनोक्रोमेटिक होगा यानी कि एक वर्णी होगा, एक वर्णी प्रकाश स्रोत होगा। यस, यहाँ से प्रकाश किरणें चलेंगी। प्रकाश किरणें का मतलब समझना बेटा, गोलीय तरंगाग्र ऐसे चलेगा। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से गोलीय तरंगाग्र निकलेगा क्योंकि बिंदुवत स्रोत है। अच्छा, इसके लंबवत जो रेखा खींची जाएगी इसको आप किरण बोल सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पर आप क्या करोगे, एक लेंस रखे रहोगे। असल में ये पहला लेंस है और इसके फोकस दूरी पर ही ये स्रोत रखा, फोकस पर ही रखा होगा। किसके बेटा, L1 के फोकस पर, L1 के फोकस तल में ही क्या करोगे, आप स्रोत को रखोगे। तो आप ध्यान से समझना, उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात कैसे होकर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के, यानी ये प्रकाश किरणें जो होंगी बेटा ऐसे, यहाँ से जो होकर गई है ये ऐसे समांतर हो जाएंगी। बताओ, ये बात समझ में आ रही, क्योंकि ये L1 लेंस है, इसके फोकस तल पर स्रोत रखा है। तो अब यहाँ से जो तरंगाग्र निकलेगा बेटा वो समतल होगा। कैसा तरंगाग्र होगा, समतल। आप बता सकते हो इस प्रकार से, अरे ये रेखा है, किरण है, किरण के लंबवत ही तो होता है तरंगाग्र, ठीक है ना। ये समतल तरंगाग्र होगा, आगे जाएगा। यहाँ पर आप कुछ ऐसे व्यवस्था करके रखोगे और इस व्यवस्था को आप लोग बोलते हो बेटा रेखा छिद्र। क्या बोलोगे, एक रेखा छिद्र होगा। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत छोटा होता है, आप इतना बड़ा बना दिए। आपको समझाने के लिए, असल में बहुत छोटा होगा, लेकिन इतना बड़ा बना रहा हूँ तब भी आपको फिगर अभी समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, कठिनाई से समझ पाओगे, क्योंकि कोण वगैरह भी बहुत छोटा छोटा बनेगा, ठीक है ना। आप कोशिश करना एक पूरे पेज पे फिगर ही बनाना, ऐसे उल्टा करके, तो ज़्यादा समझ में आएगा। इस बिंदु को आप मान लेना ए और इस बिंदु को आप मान लेना बी। ए बी क्या है बेटा, रेखा छिद्र। तो यहां से जो प्रकाश किरणें चल रही होंगी, एक लाइन खींच लो यहां से ऐसे सीधा, ये पर्दा होगा बेटा यहाँ पर ऐसे। चलो ध्यान देना, यहाँ पर ए और बी का मध्य बिंदु होगा सी बेटा, ऐसे मान लो मध्य बिंदु है। अब सपोज करना ये प्रकाश किरण ऐसे जा रही थी और ऐसे सीधे निकल गई, कुछ किरणें ऐसे सीधे निकलेगी। यहाँ पर एक द्वितीय लेंस होगा बेटा आपके पास, इस प्रकार से, इसको बोलोगे आप L2। और जो पर्दा रखा होगा बेटा स्क्रीन, वो L2 के फोकस तल में होगा। किसमें होगा, यहां तक बात समझ में आ रही। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात कहां पर जाकर मिलती है, बताओगे अपने फोकस बिंदु पर, यानी द्वितीय फोकस पर जाकर मिलेगी अगर उत्तल लेंस है तो ये प्रकाश की किरण जो ऐसे समांतर आ रही है मुख्य अक्ष की, बात समझ में आ रही है। ऐसे यहाँ पर इनका क्या होगा, अपवर्तन। अपवर्तन होने के पश्चात यहाँ पर जाकर मिलेंगी।
इस बिंदु को O बोल देना। बात समझ आ रही? लेकिन कुछ प्रकाश किरणें क्या होंगी, कुछ प्रकाश क्या होंगी, थीटा कोण पर विवर्तित हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो लंबाई है बेटा, ए बी जो रेखा छिद्र है वो अप्रॉक्सीमेट लेमडा के बराबर होगा। और अगर ऐसा है तो रेखा छिद्र बहुत छोटा होगा, तो यहाँ पर प्रकाश विवर्तित होगा। विवर्तित होने का मतलब जहां पर नहीं पहुंचना चाहिए, जहां अंधेरा है वहां भी प्रकाश किरण पहुंचेगी। तो आप सरल रेखा में ना जाकर के थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे विवर्तित हो जाएगा कुछ कोण पर, यहाँ से भी ऐसे मान लेना थीटा कोण पर। कितने कोण पर बेटा? ये प्रकाश ऐसे विवर्तित हुआ है। जहां पे नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछना। बहुत ही आसान है ज्यामितीय व्यवस्था, केवल बन जाने पे भयानक लगता है। एक एक चीज समझोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है ना? चलो अब यहां पर समझना, इस प्रकाश किरण को तो ऐसे जाना चाहिए था, इस प्रकाश को ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन आप जानते हो लेंस रखा है तो अपवर्तन होगा। और कौन सा लेंस रखा है बेटा? उत्तल लेंस की प्रकृति क्या होती है? कन्वर्जिंग, मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देगा। यानी अब इधर ना मिलके यहाँ कहीं मिलेगा। ऐसे ही तो ऐसे यहाँ से भी इस प्रकाश किरण को तो ऐसे जाना चाहिए था सीधे, ऐसे, है ना? लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा और ये भी मुख्य अक्ष की ओर ऐसे मोड़ देगा। तो यहाँ पर जाकर मान लेना कि मिल रहा है। और वहां पर क्या है बेटा? बिंदु P है। क्या है? अभी हम लोग को नहीं पता कि यहाँ पर चमकीली पट्टी बनेगी कि अंधेरा यानी कि डार्क बैंड बनेगा, कुछ नहीं पता। अभी हम लोग कैलकुलेट करके बताएंगे कि वहां पर क्या बनेगा। ठीक है? तो फिगर यहाँ तक क्लियर होगा एकदम। यहाँ पर समझ लो, ये जब तरंगाग्र एक साथ A और B पर पहुंचेगा, रेखा छिद्र AB पर पहुंचेगा, तो यहाँ पर माध्यम के कण होंगे और माध्यम के कण किस पर आ जाएंगे? तरंगाग्र पर। तो किसी क्षण तरंगाग्र पर आप समझोगे, तरंगाग्र पर से जितने भी माध्यम के कण हैं वो सभी नई तरंग स्रोत का काम करते हैं। ये हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में सेकंड पॉइंट में आप पढ़ रखे हो। यानी कि यहाँ पर जितने भी माध्यम के कण होंगे ये ऐसे इनफाइनाइट सोर्सेस ऑफ लाइट होंगे। बात समझ में आ रही? प्रकाश के अनंत स्रोत बन जाएंगे वहां पर। कितने होंगे बता नहीं सकते। ठीक है? तो यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं सभी निकलेंगी। ये सब द्वितीयक तरंगिकाएं ही है जो निकल रही है, जो सीधी चले जाएंगी, बिंदुओं पर मिलेंगी, फोकसित हो जाएंगी लेंस के द्वारा। और जो थीटा कोण पर विवर्तित हो रहे हैं वो यहीं का इधर भी और इधर भी, ऐसे उधर भी इधर भी, ऐसे प्रत्येक बिंदु पर जाकर मिलेंगी। हम लोग केवल एक देख रहे हैं कि बिंदु बी पर जाकर मिलेगी। अब ध्यान देना, बिंदु A यानी यहाँ पर जो पॉइंट होगा, यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण, इतना प्रकाशीय पथ तय करना हुआ, और जो B से चली है वो इतना दूरी ट्रेवल करके गई है। तो दोनों में तो पथांतर है। और किसके लिए कम रास्ता है? तो बताओगे A से जो तरंगिका गई है वो कम दूरी तय की है, जो B से तरंगिका गई है वो ज़्यादा दूरी तय की। कितना ज़्यादा दूरी तय की है वही क्या होगा? पथांतर होगा उसका। ये ज्ञात करने के लिए आप क्या करिए, बिंदु A से, कहाँ से बेटा? बिंदु A से इस पर लंब डाल दीजिए। जब आप लंब डालोगे यहाँ पर 90 डिग्री का ये कोण है। तो आप ध्यान देना, इस बिंदु को आप कुछ मान लेना M। क्या मान लेना? A से चलने वाली तरंगिका और M से चलने वाली तरंगिका, अब इनके बीच का पथांतर समान होगा। बात समझ में आ रही है? इतना ही दूरी ज़्यादा ट्रेवल करती थी BM, यही क्या होगा? इसका पथांतर होगा। क्या होगा बेटा? तो A कहाँ से? A व B से कहाँ पर जाने वाली? P पर जाने वाली। बात समझ में आ रही है? तरंगिकाओं के बीच जो पथांतर है डेल्टा x, वो किसके बराबर है? BM। और इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। यहाँ A और B के बीच की दूरी कितनी थी? D। छिद्र की चौड़ाई D मान के रखे थे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ C क्या है? मध्य बिंदु है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक D/2 होगा, यहाँ से यहाँ तक भी, कुल मिला के ये D होगा। बस इतना याद रखें। और BM आपको चाहिए। अगर ये थीटा है बेटा तो मैं कह रहा हूँ ये भी थीटा होगा। अब यही चीज़ समझना है क्यों थीटा होगा। बात समझ में आ रही है? तो बहुत आसान भाषा में समझिएगा बेटा। ये वाली लाइन क्या है? ये वाली लाइन ध्यान से समझना। यहाँ पर इससे क्या किया हो? इस पर ऐसे लंब डालो। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ भी तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। पूरा कोण कितना है? 90 डिग्री का। अच्छा, एक रेखा ऐसे सीधे गई है,
यहाँ तक आप कोण बता रहे हो थीटा है, कोण कितना बता रहे हो बेटा, और ये कोण 90 है। तो पूरे कोण में से अगर इतना कोण घटाएं तो ये वाला कितना बचेगा, तो पूरा कोण 90 डिग्री है और इतना कोण घटाओगे तो इतना कोण आपको मिल जाएगा, तो 90 माइनस थीटा, ये वाला कोण हो जाएगा। अच्छा, और ये वाला कोण हमको चाहिए, यही वाला कोण तो चाहिए। अब बहुत ध्यान से समझना, ये क्षैतिज रेखा है, क्या है बेटा, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। अगर हम यहाँ पर देखें ये पूरा कोण कितना है, तो आप बताओगे कि 90 डिग्री। अगर पूरा कोण 90 डिग्री है तो 90 में से यानी पूरे कोण में से इतना कोण घटा दे तो इतना कोण मिल जाएगा। तो पूरा कोण 90 में से आपको इतना घटाना है, माइनस 90 डिग्री माइनस, तो आपको ये वाला कोण मिल जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं बेटा। तो 90 डिग्री, ब्रैकेट ऑफ करोगे अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, 90 प्लस का था 90 माइनस, और माइनस का थीटा था प्लस का थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, थीटा ही तो बचा, इसीलिए मैंने वहाँ पर थीटा लिखा। एकदम बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या चाहिए भाई, न्यून कोण थीटा के सामने की भुजा लंब, यही तो लंब है, यानी कि जो पथांतर था वो लंब है, तो वो आपको चाहिए, लंब तो आपको चाहिए। और 90 डिग्री के सामने की भुजा ये क्या है, कर्ण, कर्ण की वैल्यू डी है, ए बी डी है ना, कर्ण आपको पता है, लंब आपको ज्ञात करना है। लंब और कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं, साइन थीटा में। तो आप बताओगे इस ट्रायंगल में साइन थीटा लगाने पर, और साइन थीटा बराबर लंब, लंब का मतलब बी एम बटे कर्ण, कर्ण का मतलब ए बी, और उसी जगह डी लिख दोगे। तो यहाँ से बी एम पता नहीं कर ले जाओगे, डी इधर भाग में इधर जाएगा गुणे में, डी साइन, ये आएगा बेटा आपका पथांतर। यानी ए से चलने वाली तरंगिका जो बी पर पहुंचती है पी पर, और बी से चलने वाली तरंगिका जो पी पर पहुंचती है, इन दोनों तरंगिकाओं के बीच का पथांतर कितना होगा, डी साइन थीटा। यहाँ तक बात समझ में आई? तो इससे अतिरिक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, सब कुछ तो वही लिखा है। कोई नई चीज़ मुझे बताओ यहाँ पर, बस थोड़ा ठीक ठाक लिखा हुआ है। अब बताओ बेटा, ये फिगर वगैरह एकदम क्लियर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, बस पहली बार देखने में भयानक लग रहा था, सब कुछ वही लिखा हुआ है। ध्यान देना, यहाँ पे लैंग्वेज भी बढ़िया से लिखा हुआ है कि ए व बी से चलकर पी पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर बी एम कितना होगा बेटा, और वो डेल्टा एक्स, पथांतर को हम लोग डेल्टा एक्स से लिखते थे, ऐसा मैंने लिख दिया, बराबर डी साइन थीटा। क्यों? क्योंकि इन ट्रायंगल ए एम बी, इसमें हम लोगों ने साइन थीटा लगाया, बी एम बटे डी मिला, बी एम की वैल्यू डी साइन। बताओ, यहाँ तक बात एकदम क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं है? तो अब इसका जो एक्सप्लेनेशन हम लोग करने वाले हैं कि कहाँ पर उच्चिष्ट बनेगा, कहाँ पर निम्निष्ट बनेगा, और केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए यानी बिंदु O के लिए यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ से अगर कन्फ्यूजन लेकर गए तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना विश्वास ज़रूर है फिर आपको समझ में नहीं आएगा। आप 10 किताब उठाकर लाइन से रख लेना और समझना, नहीं समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है? हालांकि डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बहुत आसान करके समझा रहा हूँ, तो आप समझ लेना, मेरे कहने का मतलब समझ लेना। ये मत कहना कि मैं पूरा पढ़ा दूँ उसके बाद आप कोई कन्फ्यूजन रखे रहो, फिर कहो सर ये कैसे हुआ, तब तो आपका पूरा चला जाएगा, फिर पूरा कौन समझाएगा, ठीक है ना? जहाँ नहीं समझ में आएगा वहीं पूछना क्यों हुआ, वो मुझे समझाइए, फिर आगे बढ़िए। क्लियर? इसको तो हटा देना, हाँ बेकार लग रहा है ये। चलो देखिए इस पॉइंट, इसको भाई दूसरे पेज पर समझाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ध्यान से समझना, हम बिंदु O की बात कर रहे हैं, किसकी बेटा? बिंदु O पर जो तरंगिकाएं पहुंच रही हैं उसकी बात कर रहे हैं, और वहां पर आप सब पहले पढ़ चुके हो, केंद्रीय उच्चिष्ट बनेगा। क्या बनेगा बेटा वहां पर? हाँ देखो, बिंदु O पर इसी तरीके से बनेगा, बहुत चमकीली और चौड़ी पट्टी बनेगी, जिसको हम लोग केंद्रीय उच्चिष्ट या फिर मुख्य उच्चिष्ट बनेगी। यानी उसकी स्थिति के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे वहां पर सबसे दीप्त पट्टी बनती है और चौड़ी क्यों बनती है। चलो भाई इसको समझो बढ़िया से। तो आप रफ टाइप एक फिगर देखना, ये बिंदु क्या था A, और ये बिंदु क्या था बेटा B, और यहाँ से तरंगिकाएं, द्वितीयक तरंगिकाएं कुछ सीधी निकलती, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ द्वितीयक तरंगिकाएं एकदम सीधी निकल जाती,
और कुछ क्या होती थी, थीटा कोण पर विवर्तित हो जाती थी। तो जो थीटा कोण पर विवर्तित हो रही उनकी बात हम नहीं कर रहे, जो सीधा निकलती हैं और कहाँ पर पहुँचती हैं, ओ पर। तो ओ पर जितनी भी तरंगिकाएं पहुँच रही है सीधी पहुँच रही हैं, सीधी निकल रही है ना। जो विवर्तित हो रही है वो तो पी पर पहुँच रही है और कहीं पहुँचेंगी। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखना बेटा, बिंदु ओ होगा, वहां पर ये तरंगिकाएं पहुंच रही है एकदम सीधी। ए और बी के बीच में अनंत प्रकाश के स्रोत होंगे। हाइजेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से ए और बी पर जब तरंगाग्र पहुंचेगा तो माध्यम के सभी कण एक साथ तरंगाग्र पर होंगे, और तरंगाग्र पर माध्यम के जितने भी कण होते हैं बेटा, बात समझ में आ रही, वो नई तरंग स्रोत का काम करते हैं। यानी यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं ऐसे ऐसे निकलेंगी। बात समझ में आ रही है। अब वो अलग बात है कि वो सीधी निकल रही है या विवर्तित हो जा रही है, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो आप कह सकते हो इनके बीच में बहुत सारे तरंग स्रोत होंगे। लेकिन फिर भी समझने के लिए आप कुछ लिमिटेड मान लो। हम लोग मान लेते हैं कि मान लो 100 यहाँ पर पॉइंट ऑफ सोर्सेस हैं। कितने बेटा? तो यहाँ पर कितने सोर्स हैं? आप सपोज कर लेना कि ये पहला सोर्स है और ये दूसरा सोर्स है, ये तीसरा। ऐसे यहाँ पर ये 100वां सोर्स होगा, यहाँ पर 99 होगा, यहाँ पर 98 होगा। बात समझ में आ रही है। ऐसे सोर्सेस होंगे 1 से 100 तक। क्लियर? अब बहुत ध्यान से समझना। देखो, स्रोत 1 से चलने वाली तरंगिका और स्रोत 100 से चलने वाली तरंगिका। कहाँ से बेटा? 1 से व 100 से चलने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर। ध्यान से समझना। जो एक स्रोत 1 से चल रही तरंगिका और स्रोत 100वें नंबर स्रोत से चल रही तरंगिका, वो एकदम ऐसे ही तो जा रही थी, ऐसे जाएगी, यहाँ पर्दा होगा बेटा, ऐसे ही तो फोकसित हो रही थी बिंदु ओ पर। बात समझ में आ रही? आप कहोगे सर इनके बीच में पथांतर कुछ भी नहीं है, जितना ट्रेवल करके ये जाएगी ऊपर पहुंचेगी, उतना ही ट्रेवल करके ये भी जाएगी ऊपर पहुंचेगी। यानी पथांतर कितना बताओगे? बात समझ में आ रही ना। ऐसे ही स्रोत 2 से चलने वाली तरंगिका और स्रोत 99 से चलने वाली तरंगिका, ये दोनों भी समान ट्रेवल करके जाएंगे और ओ पर पहुंचेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हो कौन कौन से बेटा? 2 और 99 से चलने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर कितना होगा जी? बात समझ में आ रही? ऐसे स्रोत 3 से और 98 से चलने वाली जो तरंगिका होगी उनके बीच भी पथांतर क्या होगा? 100। ऐसे स्रोत 4 से और 97 से, बात समझ में आ रही है, चलने वाली जो तरंगिकाएं होंगी वो 0 पथांतर के साथ ऊपर पहुंचेंगी। ऐसे एक एक करके सभी। यानी आप कह सकते हो कि सर यहाँ पर अगर बीच में हम लोग 50 ले लें, बात समझ में आ रही है, तो इसके ऊपर और इसके नीचे जो संगत तरंगिकाएं होंगी वो उनके बीच पथांतर कितना होगा? 0। इसी प्रकार से अगर हम देखते चले जाएं, यानी सभी दो तरंगिकाओं का जोड़ा बनाते चलो, बात समझ में आ रही है, और वो 0 पथांतर के साथ ऊपर पहुंचे। तो अगर उन तरंगिकाओं के बीच पथांतर 0 है, इसका मतलब है ये तरंगिकाएं समान कला में ऊपर पहुंच रही हैं। बताना बेटा, बात समझ में आ रही है। ये भी समान कला में बिंदु ऊपर पहुंच रही है। और अगर समान कला में बिंदु ऊपर पहुंच रही हैं तो परस्पर प्रबलित हो जाएंगी, यानी उनके आयाम क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा, यानी कि संपोषी अध्यारोपित होंगी। तो वहां पर चमकीली पट्टी बननी चाहिए कि नहीं? तो बिंदु ओ पर आप बताओगे कि एक दीप्त बैंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दीप्त बैंड बनाएंगे। और इसी दीप्त बैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? आप बताओगे उच्चिष्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? और एकदम केंद्र में बना, इसलिए केंद्रीय उच्चिष्ट बोलेंगे, या फिर इसी को मुख्य भी बोलते हैं। याद रखना, मुख्य उच्चिष्ट। और ये भी याद रखना, केंद्र में हमेशा आपको उच्चिष्ट ही मिलेगा, क्योंकि देखो समान कला में ही तरंगिकाएं पहुंचेंगी। समान कला में तरंगिकाएं पहुंचेंगी तो उनके आयाम जुड़ जाएंगे, और आयाम जुड़ जाएंगे तो तीव्रता क्या होती है? आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है।
यानी उसी के आयाम के वर्ग में बढ़ जाएगी, उसी के अनुपात में क्या होगी, बढ़ जाएगी, वर्ग के अनुपात में बढ़ जाएगी। तो तीव्रता यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है बेटा, बहुत ज़्यादा तीव्रता होती है। अधिकांश प्रकाश O पर ही फोकसित हो जाता है। बात समझ में आ रही है, इसीलिए चौड़ा बनता है। एकदम बात समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही चीज़ एक्सप्लेन किया गया है बढ़िया से बेटा, मुख्य या केंद्रीय उच्चिष्ट, उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो यहाँ से A और B के बीच में जितने भी स्रोत हैं, वहाँ से बिंदु O पर पहुँचने वाली तरंगिकाओं के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। वैसे वहाँ से बहुत सारी तरंगिकाएं निकलेंगी जो बिंदु O पर भी नहीं पहुँचेंगी, लेकिन जो बिंदु O पर पहुँच रही हैं उनके लिए, यानी कि जो सीधी निकल जा रही हैं, विवर्तित नहीं हो रही, ठीक है, तो उनके लिए ध्यान से समझना बेटा। आप लिखोगे स्रोत 1 वह 100 से चलने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर 0, फिर 2 और 99 से चलने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर 0, 3 और 98 से चलने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर 0। ऐसे आप पूरा बता सकते हो, दोनों तरंगिकाओं का जोड़ा लेकर आप बता सकते हो पथांतर कितना होगा, 0। और अगर पथांतर इनके बीच 0 होगा तो लिखोगे इसलिए O पर सभी तरंगिकाएं समान कला में पहुंचती हैं और ये परस्पर प्रबलित होकर, प्रबलित का मतलब समझ में आ रहा है ना, जुड़कर, अच्छा, होकर O पर दीप्त बैंड बनाती हैं जिसे मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं। बताओ इसका एक्सप्लेनेशन आपको एकदम क्लियर समझ में आएगी? कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? नहीं है, ठीक है, इसको हटा देते हैं फिर। कोई और भी चला रहा है इसको, हाँ चलो। अब बेटा हम लोग निम्निष्ठ की स्थिति प्राप्त करते हैं, किसकी, यानी कि कहाँ पर जो है निम्निष्ठ को बनता है, कहाँ पर उच्च। निम्निष्ठ का मतलब वहाँ अंधेरा हो, ध्यान देना। मैंने लिखा है पोजीशन ऑफ मिनिमा, निम्निष्ठों की स्थितियाँ, ये ज्ञात करें कि कहाँ कहाँ पर निम्निष्ठ बनेगा। अभी ये आपको नहीं समझ में आएगा, क्या लिखा हुआ है, नए पेज पर हम लोग समझते हैं। चलो, निम्निष्ठों की स्थितियां के लिए देखना बेटा। यहां पर बिंदु A था और यहां पर बिंदु, ये क्या है बेटा, रेखा छिद्र है, क्या है, पूरी दूरी क्या थी, D। तो अगर ये बिंदु क्या है, C है, तो आधी दूरी कितनी होगी, और यहाँ भी, और यहाँ से जो तरंगिकाएं P पर पहुंचती है, कहाँ पर पहुंचती है बेटा, उनके लिए हम लोग इस बार एक्सप्लेनेशन करेंगे। सपोज कर लीजिए कि बिंदु P पर जो तरंगिकाएं पहुंच रही हैं वहां पर क्या बन रहा है, निम्निष्ठ बन रहा है, क्लियर है। या फिर हम लोग देखते हैं अभी क्या बनेगा, देख लेते हैं क्या बनेगा। तो P पर जाने वाली जो तरंगिकाएं थी वो ऐसे थीटा कोण पर विवर्तित हो जा रही थी, ऐसे वो इस रेखा क्षेत्र से सीधा नहीं निकलती थी, थीटा कोण बनाती हुई ऊपर ऐसे जा रही थी। ऐसे C से भी चलेगी, बात समझ में आ रही ना। ऐसे प्रत्येक बिंदु जितने भी माध्य के कण होंगे सभी से तरंगिकाएं निकलेंगी और P पर पहुंच रही होंगी। चलो, A से चलने वाली तरंगिका और B से चलने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर आप निकाले थे, कैसे निकाले थे, तो आप बताओगे कि यहाँ से यहाँ पर हम लोग लंब डाल दिए। क्या डाल दिए थे बेटा, ऐसे, कलर चेंज कर दो, ये 90 डिग्री पर था और इसको आपने यम कहा था, क्या कहा था बेटा। चलो भाई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, d/2, और यहाँ से यहाँ तक, इतनी बात समझ में आ रही। इस कोण को आपने कहा था कि ये थीटा है, बात समझ में आ रही बेटा, कितना बोले थे। तो bm बराबर आप कितना फाइंड आउट किए थे, d sin थीटा। bm जो पथांतर था, यानी A से चलने वाली तरंगिका और B से चलने वाली तरंगिका के बीच में, तरंगिकाओं के बीच जो पथांतर था वो d sin थीटा, इतना आप लिखे थे। सपोज कर लीजिए बेटा, मान लीजिए इनके बीच जो पथांतर है दोनों ही एक ही है, वो लैम्डा है, क्या है। अब सबसे पहले कंफ्यूजन यहीं से स्टार्ट हो गई कि सर आप लैम्डा क्यों माने, बात समझ में आ रही है। सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे पता है
कि हम लेमडा मानेंगे तो हमको निम्नलिखित मिलेगा वहाँ पर, लेकिन मान लो कि अभी नहीं पता है हमको भी, ठीक है, हम ऐसे ही चेक कर रहे हैं लेमडा मानकर कि इनके बीच पथांतर लेमडा है। तो आप पूछ सकते हो सर लेमडा क्यों माने, 3 मान लो, पथांतर 4 मीटर मान लो, या फिर 4 एंगस्ट्रॉम मान लो, लेमडा क्यों मान रहे हो? तो आप पहले ही दीप्त और अदीप्त पट्टियों के लिए पथांतर निकाल चुके हो व्यतिकरण में, निकाले नहीं बने? जहाँ पे संपोषी व्यतिकरण होता है यानी कि वहाँ पर दीप्त पट्टी मिलती है, वहाँ पर पथांतर क्या होता है, निकाल चुके हो। ऐसे ही जहाँ पर अदीप्त पट्टी मिलती है यानी कि विनाशी व्यतिकरण होता है, वहाँ पर पथांतर कितना ले जाता है, ये भी आप निकाल चुके हो। तो वहाँ पर पथांतर आया कितना था ये समझना, किसके लिए बेटा, दीप्त पट्टी के लिए, समझना। तो दीप्त पट्टी के लिए आप पथांतर निकाले थे यानी कि संपोषी व्यतिकरण के लिए, डेल्टा एक्स बराबर एन लेमडा क्या आया था, और आप बताए थे कि जहां n बराबर 0 ले लीजिएगा, 1 ले लीजिएगा, 2 ले लीजिएगा, 3 ले लीजिएगा, ऐसे। तो पथांतर क्या ले रहे हो बेटा, पथांतर लेमडा का मल्टीपल, लेमडा का यहाँ पर 0 1 2 3 कुछ भी गुणक हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, इस प्रकार से आपको मानना है। यानी कि 0 भी मान सकते हो पथांतर, बात समझ में आ रही, पथांतर 0 माने तो केंद्रीय मिल गया, ऊपर मिल ही गया। एक का गुणा कराना लेमडा में, n की जगह 1 रखोगे तो आप पथांतर लेमडा भी ले सकते हो, 2 लेमडा भी ले सकते हो, 3 लेमडा भी ले सकते हो, 4 लेमडा भी ले सकते हो। इस प्रकार से कुछ आपको मानना है, बात समझ में आ रही है। इसीलिए लेमडा हम क्या मान रहे हैं, इसीलिए हम लोग पथांतर क्या मान रहे हैं, लेमडा, ठीक है। अब सवाल ये है सर आप लेमडा ही क्यों माने, दीप्त के लिए लेमडा होता है 1 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा। अंकित बात समझ में आ रही है, दीप्त के लिए ऐसा होता है। अगर अदीप्त के लिए हम लोग देखें, अदीप्त के लिए, किसके लिए बेटा, तो आप बताते थे सर 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2, यही हम लोग निकाले थे। आप लोग देखना, और नहीं याद होगा तो cos फाई का मैक्सिमम मान यानी +1 रखना, वहां से कालांतर निकालना। कालांतर क्या होगा, पाई का समगुणक होगा, है ना, तो समगुणक होगा तो वहां से पथांतर निकाल लेना। 2n ही तो होता है समगुणक, और पाई ये क्या हो गया, कालांतर, और फार्मूला लगा देना पथांतर का, डेल्टा एक्स बराबर तो लेमडा अपान 2 पाई इंटू कालांतर। कालांतर की जगह कितना लिखोगे, 2n पाई, तो पाई से और 2 से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, n लेमडा तो बचा। ऐसे आप डेरिवेट भी कर सकते हो, बहुत छोटा कंसेप्ट है। अच्छा, अदीप्त के लिए क्या होता है बेटा, विनाशी व्यतिकरण, यानी कि cos फाई का मान मिनिमम -1 कम आएगा जब पाई का गुणक विषम हो, यानी कि आप ले लेना कालांतर का मान, बोलोगे सर कालांतर का मान आप पाई ले लीजिए, ठीक है, 3 पाई ले लीजिए, 5 पाई ले लीजिए, ऐसे तो आप पथांतर निकालोगे यही फार्मूला लगा के, डेल्टा एक्स बराबर लेमडा अपान 2 पाई इंटू कालांतर। कालांतर का मतलब समझना बेटा, इसको ऐसे लिख सकते हो 2n-1 इंटू पाई। 2n-1 क्या है, विषम संख्या है, जहाँ n की वैल्यू आपको रखना क्या है, 1 2 3 4 रख के देखो, 1 रखोगे 2 1 कम 2, 2 में से 1 जाएगा 1 पाई, विषम तो हो गया, यही तो आया। n का मान 2 रखा, 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा 3 पाई, मिल तो गया। 4 रखना बेटा, वो 3 रखना, 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा 5 ऐसे ही तो मिल रहा है, तो इस फॉर्म में लिख सकते हो ना। तो कालांतर की जगह पर ऐसे लिखना 2n-1 इंटू पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा, तो 2n-1 इंटू लेमडा बाई, वही चीज तो लिखा है देखो बेटा 2n-1 का मतलब विषम संख्या, 2n-1 का मतलब कब, जब n का मान कितना रखना है, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। तो जब लेमडा बाई 2 का विषम गुणक होता था पथांतर, बात समझ में आ रही है, तब हम लोगों को विनाशी व्यतिकरण मिलता था। तो या तो आप इसके रूप में मानो लेमडा बाई 2 का विषम गुणक, लेमडा बाई 2 का यानी कि 1 फिर 3 लेमडा बाई 2, या फिर 5 लेमडा बाई 2, ऐसे मानो, वहां पर पथांतर, बात समझ में आ रही है। या फिर पथांतर आप क्या मानोगे, 1 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, ऐसे। तो दोनों में से कुछ भी मानो यार, मान के देख लेते हैं क्या मिलेगा, ठीक है। तो पहली बार हम लोग ये मानेंगे, ये मानेंगे, ये मानेंगे, ऐसा नहीं है कि केवल लेमडा मान ले बात खत्म। लेमडा मान रहे हैं, अभी 2 लेमडा भी मानेंगे, 3 लेमडा भी मानेंगे। किसी भी सीरीज को समझने के लिए कम से कम 3 पद आपको चाहिए, तो आप बेहतर ढंग से समझ पाओगे। यही तो आप लोग पढ़ते हो अनुकरण और श्रेणी में, ठीक है ना। तो कम से कम 3 टर्म चाहिए, 3 बार करके हम लोग देखेंगे,
और क्या मिलता है बिंदु पे वो हम लोग को समझ में आ जाएगा। क्लियर है? फिर उसके बाद हम पथांतर का मान ये भी मानेंगे। ठीक है, तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि सर जी पथांतर लेमडा क्यों माने थे। बस हम लोग मान रहे हैं, उसी टाइप का कुछ मान रहे हैं और देख रहे हैं अगर पथांतर का मान इतना है तो वहां पर बिंदु P पर कौन सा पैटर्न मिलेगा, यानी कि कौन सी पट्टी मिलेगी, डार्क पट्टी मिलती है कि ब्राइट पट्टी मिलती है। तो अब चेक करें, ये बात तो क्लियर हो गई लेमडा क्यों माना गया, कोई डाउट तो नहीं है ना। आप ये सब कुछ भी मान सकते हो, चाहे इस सीरीज में मानो चाहे इस सीरीज में मानो, दोनों में से कोई चीज आप मान लो। ठीक है, तो पहली बार हम इसको फॉलो कर रहे हैं, अभी उसको देखा जाएगा और देखते हैं क्या मिलता है। तो लेमडा मान लिए बेटा, इसको अभी लिख लो, अभी ऐसे लिखे रहो, अभी काम लगेगा इनका। चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं, वापिस यहाँ पर आ जाओ। आपने पथांतर कितना मान लिया, लेमडा कितना मान लिया। अब देखते हैं अगर ये बी और यम यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है बेटा, लेमडा। तो मैं कह रहा हूँ ये सी और इस बिंदु को भी कुछ मान लेना, ये होगा लेमडा बाई 2। कितना होगा, अरे आप लोग 10th में पढ़ते हो ना त्रिभुज का नियम, प्रूफ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है भाई, और ये कितना है, ये आज बहुत डिस्टर्ब कर रही है। चलो बेटा ध्यान देना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, d/2। और ये डिस्टेंस तो आपको चाहिए, ये डिस्टेंस आपको चाहिए, ये वाली डिस्टेंस पता है। तो थीटा के सामने की भुजा लंब आपको चाहिए, क्या बेटा, लंब आपको चाहिए। लंब क्या है, CN। और कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण AC, कर्ण आपको पता है कितना है, d/2। तो लंब और कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं, साइन। लगा दो इसमें साइन थीटा, छोटे वाले त्रिभुज में लगाना है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब क्या होगा, कोण के सामने की भुजा CN और बटे 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण AC। AC की वैल्यू कितना है, d/2, यही तो होगा। और CN ही तो आपको चाहिए, तो CN को रोकना बेटा, और d/2 भाग में था उधर जाएगा, तो बराबर d साइन थीटा बाई 2। तो d साइन थीटा ही तो आपने माना है लेमडा, d साइन थीटा कितना माना, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, d साइन थीटा की जगह पर लेमडा बटे 2, यही तो हम बता रहे थे, लेमडा बटे 2। बोलो बात समझ में आ रही है, गुड। अब अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो बहुत ध्यान से समझना। कुछ स्रोत ले रहे हैं हम, प्रकाश स्रोत ले रहे हैं बेटा। वैसे A और B के बीच में अनंत प्रकाश स्रोत होंगे, क्योंकि माध्यम के बहुत सारे कण होंगे, लेकिन फिर भी समझने के लिए कुछ मान लो, लिमिटेड। इधर देखना बेटा, आप यहाँ पर सपोज करना पहला पार्टिकल है, पहला माध्यम का कण है, और यहाँ पर 50वां, यहाँ पर 100। भाई ये मध्य बिंदु है ना, ऐसे कुछ सपोज करेंगे। अच्छा बेटा अब आप ध्यान से देखना, इन सबको हटाओ भाई, वो तो बात समझ में आ गई। एक से कहाँ से बेटा, आप उन तरंगों को देखना, स्रोत 1 व 50 से जो चलती हैं, है ना, उनके बीच में पथांतर। ध्यान ये रखना है बेटा, ये कौन सी तरंगिकाओं की बात हो रही है, जो P पर जा रही है विवर्तित होकर। कहाँ जा रही हैं, P पर जा रही हैं, उन्हीं के लिए बात हो रही है। चलो इनके बीच में पथांतर कितना होगा, तो 1 से चलने वाली तरंगिका ये है, और 50वें पॉइंट से, है ना, 50वें स्रोत से चलने वाली तरंगिका ये। इनके बीच में पथांतर तो आपको साफ साफ दिख ही रहा है, CN ही तो है। आप बताओगे सर CN, और इसकी वैल्यू कितनी है, बात समझ में आ रही। अगर दो तरंगिकाओं के बीच में पथांतर λ/2 का विषम गुणक हो, किसका बेटा, λ/2 का विषम गुणक हो, यानी ये ध्यान से देखना, ये λ/2 है और 2n-1 क्या है बेटा, विषम संख्या है। तो λ/2 का विषम गुणक हो तो वो दोनों तरंगिका मिलकर क्या बनाएंगी, अदीप्त पट्टी, क्योंकि वो विपरीत कला में जाकर मिलेंगी। बात समझ आ रही है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक तरंगिका ऐसे चल रही है यहाँ पर, ऐसे ऐसे, बात समझ में आ रही।
और दूसरी तरंगिका कितना है, उसके बीच पथांतर कितना है, लेमडा बाई टू, लेमडा बाई टू। तो भैया यहाँ से लेकर के यहाँ तक पथांतर, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, लेमडा होगा। तो यहाँ तक कितना होगा, लेमडा बाई टू। एक तरंगिका जो यहाँ से चल रही है, विपरीत कला में मिलेंगी नहीं मिलेंगी, विपरीत कला में मिलेंगी, तो वहां पर क्या होगा, उनके आयाम परस्पर घट जाएंगे और घटेंगे तो तीव्रता न्यूनतम हो जाएगी, यानी कि डार्क पट्टी आपको मिल जाएगी। तो समझना बेटा, जो तरंगिका स्रोत 1 से चल रही है और जो 50वें नंबर से चल रही है, वो दोनों मिलकर एक दूसरे की तीव्रता को खत्म कर दे रही हैं। बात समझ में आ रही है। ऐसे यहाँ पर दूसरा स्रोत होगा, यहाँ से तरंगिका चलेगी तो यहाँ पर 51वां होगा। बात समझ में आ रही है, यहाँ से चलेगी। अब इन दोनों के बीच पथांतर देखना, तो फिर बताओगे लेमडा बाई टू, जितना दूरी तुम यहाँ खिसके उतना दूरी यहाँ भी तो आ गया। बात समझ में आ रही है, तो फिर इनके बीच पथांतर कितना होगा, लेमडा बाई टू। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आप लिखोगे स्रोत 2 व 51 से चलने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर कितना होगा, लेमडा बाई टू। यानी दूसरे स्रोत से चलने वाली तरंगिका और 51 नंबर स्रोत से चलने वाली तरंगिका, ये दोनों मिलकर भी वहां पर क्या करेंगी, विपरीत कला में मिलेंगी। विपरीत कला में मिलेंगी तो आदित्य पट्टी। ऐसे आप समझते जाओ, यहाँ पे तीसरे नंबर स्रोत से चलने वाली तरंगिका होगी और यहाँ पर 52वें नंबर, ऐसे चलती जाएंगी। तो फिर उनके बीच भी पथांतर कितना आएगा बेटा, लेमडा बाई टू। ऐसे बताते चलोगे कितना आएगा बेटा, हाँ, तो 3 व 52 नंबर। और लेमडा बाई टू अगर आ रहा है, लेमडा बाई टू पथांतर आ रहा है, तो कैसी पट्टी मिलेगी। यानी कि अगर ये कंडीशन हुआ कि डी साइन थीटा, यानी कि ए से चलने वाली तरंगिका और बी से चलने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर निकाले डी साइन थीटा, और वो लेमडा है, अगर लेमडा है, बात समझ में आ रही है, तो बिंदु पी पर अदीप्त पट्टी बनेगा। क्या बनेगा बेटा, और जिसको हम लोग निम्निष्ठ बोलेंगे। बताओ ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। मैं कह रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा है तो आप ध्यान से पूछ लेना, एक एक पॉइंट समझाऊंगा। और अगर यहाँ नहीं समझ पाए, बार बार बता रहा हूँ, तो आप परेशान हो जाओगे फिर एग्जाम टाइम में। हालांकि आपके एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन मान लो आपका छोटा भाई पूछ ले 12th में जाके, भैया समझा दो इसको, तो आपके तो चेहरे का रंग उड़ जाएगा। तो इसलिए बढ़िया से समझ लो। बात समझ में आ रही है, ओके। तो बेटा यही चीज़ तो मैंने यहाँ पर समझाया है, कोई नई चीज़ नहीं है, वही फिगर है सेम, उतने ही हमने प्रकाश स्रोत लिए हैं 100, यहाँ पे 50वां होगा बीचों बीच में, CN वही सब बिंदु भी माना गया है। अगर हमने माना है हाँ बेटा ध्यान देना, यहाँ पर मैंने मान लिया है कि यदि BM जो डी साइन थीटा था, यानी कि पथांतर A और B से चलने वाली तरंगिका, उनके बीच लेमडा है, क्या है, लेमडा है, तब CN की वैल्यू क्या होगी, लेमडा बाई टू। वो तो निकालना बता ही दिया आपको। तो P पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के लिए सारी चीजें लिखी जा रही है, ध्यान देना। स्रोत 1 व 50 से चलने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर CN। देखो 1 से चलने वाली तरंगिका 50 से चलने वाली तरंगिका के बीच पथांतर कितना है, CN, और CN की वैल्यू आपने निकाला है लेमडा बाई टू। ऐसे ही 2 और 51 से चलोगे तब भी पथांतर कितना आएगा, लेमडा बाई टू। 3 और 52 नंबर स्रोत से तरंगिकाएं जो चलेगी उनके बीच पथांतर लेमडा बाई टू। ऐसे आप चलाते रहो, ऐसे ऐसे, और हमेशा पथांतर कितना आएगा, लेमडा बाई। तुम कुछ पूछना चाह रहे हो, कुछ अभी हम लोग बात, वो तो मानना पड़ेगा, अभी मान ले रहे हैं ना, क्यों परेशान, अभी वो भी मानेंगे, ऐसा नहीं कि हम निकल लेंगे इतना पढ़ा के, पूरा आपको संतुष्ट करके तभी जाएंगे। पूरा लैंग्वेज मैंने लिख दिया है बेटा। अतः AB, ध्यान देना बेटा, अतः AB के ऊपरी अर्धभाग AC, ऊपरी अर्धभाग दिख रहा है AC, तथा निचले अर्धभाग CB, ये भी दिख रहा है, से निकलने वाली संगत तरंगिकाओं के बीच पथांतर लेमडा बाई टू। जो संगत तरंगिका 1 और 50, 2 और 51, ऐसे आपने माना है, ओके। अगर लेमडा बाई टू है तो बताओ बेटा, लेमडा बाई टू का विषम गुणक जब होता था तो कौन सी आपको पट्टी मिलती थी, तो इसीलिए आप लिखोगे, इसलिए ये परस्पर P पर विपरीत कला में मिलेंगी, और विपरीत कला में मिलेंगे और P पर अदीप्त बैंड बनाते हैं, जिसे हम लोग निम्निष्ठ कहते हैं। तो बताओ बेटा, निम्निष्ठ की स्थिति आपको समझ में आई, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो, लेमडा माने, केवल लेमडा मानने पर ही नहीं मिलेगा, आप 2 लेमडा मानो तब भी निम्निष्ठ मिलेगा, 3 लेमडा मानो तब भी निम्निष्ठ मिलेगा, वो भी आपको समझाता हूँ,
ठीक है ना। तो ध्यान देना यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ठीक इसी प्रकार क्या है बेटा, BM ध्यान से समझना बेटा, बातचीत मत करो नहीं तो ये खत्म कर दो, छुट्टी कर दे रहा है ना। उच्चिष्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। जब BM बराबर कितना होगा, BM बराबर कितना था बेटा, D साइन थीटा, और ये बराबर कितना माने, लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा। बात समझ में आ रही है, ऐसे मानते चले जाओ, ठीक है। तब P पर निम्नलिखित प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बेटा, तो 1 लेमडा, तो ये तो मानकर आपको समझा दिए, फुल एक्सप्लेनेशन कर दिए। ऐसे 2 लेमडा का एक छोटा सा या हल्का सा ऐसे समझा दे रहा हूँ, बात समझ में, रफ टाइप ऐसे पूरा होगा, ठीक है। वो लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने डायरेक्ट बता दिया। ध्यान देना, ये अगर मान लेना कि यदि BM जो BM है बेटा, जो D साइन थीटा है, वो किसके बराबर हो जाए, 2 लेमडा, ऐसा आपने मान लिया, तब देखो P पर क्या मिलेगा, तब भी निम्नलिखित मिलेगा। कैसे, यहाँ पर सेम फिगर ऐसे बनाओगे, यहाँ पर बिंदु क्या है A और यहाँ पर बिंदु क्या है B, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी बेटा, D। अब इसको एक काम करना, 4 बराबर भागों में बांटना। ये बिंदु C था ना, 4 बराबर भागों में बांट दो ऐसे, तो एक एक भाग कितना होगा, D/4, 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 और ये भी क्या होगा, D/, ऐसे एक एक भाग होगा, ठीक है। चाहो तो नाम भी दे सकते हो, A B C हो गया, इसको मान लेना A' और इसको मान लेना B', ठीक है बेटा। ये 4 बराबर भागों में बांट दी, ओके। अब इनसे, इन सब से ऐसे तरंगिकाएं चलेंगी, B से भी चलेंगी, B' से भी चलेंगी, C से भी चलेंगे ऐसे, और A' से। यहाँ तक बात समझ में आ रही। अब अगर हम A से चलने वाली और B से चलने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर बताएं, BM, तो आप बोलोगे सर यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, ये हाँ बेटा, इसको एक बिंदु का नाम दे दो, ये M था ना, और अगर ये B' है, अच्छा ये क्या था, N था, N था, इसको क्या मान लिया जाए, M', और इसको ऐसे कुछ मान, इसको आपने कितना माना है, BM को 2 लेमडा, कितना माना बेटा, तो CN कितना होगा, लेमडा, ये लेमडा ही होगा, बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर होगा λ/2, निकालने को मैंने बता दिया है। ये भी 90 डिग्री मान लेना, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, संगत कोण होंगे सारे के सारे 90 डिग्री होंगे, क्लियर है। और ये कितना होगा, छोटा सा कोण जो आपको दिख रहा है, थीटा होगा, कितना होगा बेटा, ये थीटा होगा। तो यहाँ से अपना लंब कार्ड लगा लेना, साइन थीटा, और सबकी वैल्यू ऐसे निकालना। यहाँ पर कितना आएगा, चलो एक में निकाल के दिखा दे रहा हूँ, B' और M', कितना निकाल रहा हूँ बेटा, B' और M'। तो ध्यान देना बेटा, थीटा के सामने की भुजा B' M' लंब हो जाएगा, और बटे कर्ण ले लेना, तो 90 डिग्री के सामने के भुजा कर्ण, ये यही तो होगा, यानी AB', क्या लिखोगे बेटा, AB', और बराबर क्या आएगा, साइन थीटा, किसके बराबर आएगा, बात को समझना, B' और M' आपको चाहिए, AB' उधर भेज दो, इनटू साइन थीटा। चलो इसको सॉल्व करते हैं बेटा, AB', तो A से लेकर के B' तक की डिस्टेंस कितनी है, D/4, 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 जोड़ लेना, AB' किसके बराबर होगा, तो बताओगे D/4 प्लस D/4 प्लस D/4, हर बराबर है, और 3D,
यही तो आएगा। तो यहाँ पर लिख देना 3d/4 और इंटू साइन थीटा, ऐसे गुणा करा देना साइन थीटा। भैया डी साइन थीटा की वैल्यू आपने पहले मान रखी है 2 लैम्डा। कितनी मानी है बेटा? यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना डी साइन थीटा की जगह पर। तो आप बताओगे 3/4 इंटू 2 लैम्डा, 2 दूनी 3 लैम्डा/2 क्या आएगा बेटा? लैम्डा/। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ऐसे निकाल लोगे ना? हाँ सर, निकालना ही पड़ेगा सर। चलो भाई, सोर्स के बारे में समझना आप। यहाँ पर पहला सोर्स है और यहाँ पर 100वां नंबर सोर्स है, ठीक है, ऐसे हम लोगों ने मान लिया है। और यहाँ पर कौन सा होगा? 50वां, ऐसे ही तो बताओगे। चलो भाई, ये सी था और सी पर कितना नंबर स्रोत है? 50। जाहिर सी बात है, ये कितना होगा? 25 और ये 75। अब बहुत ध्यान से समझना यहाँ पे, नहीं तो उड़ जाएगा। अभी मैं जो लिख रहा हूँ उस लैंग्वेज को ध्यान से समझना। एक से, कौन से स्रोत से बेटा? स्रोत 1 व 25 से चलने वाली जो तरंगिकाएं हैं उनके बीच पथांतर देखना कितना होगा? लैम्डा/2। बताओ बेटा, जो 1 से तरंगिका चल रही है ये, ठीक है ना? ओके, ये जो 1 नंबर से तरंगिका चल रही है और जो 25वें नंबर से तरंगिका चल रही है, ठीक है, इस स्रोत से तरंगिका चल रही है, इन दोनों के बीच पथांतर कितना है? तो अगर लैम्डा/2 है तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे भैया? अदीप्त पट्टी। ऐसे जो 2 नंबर से चलेगी, किससे बेटा? 2 से, और जो 26वें नंबर से चलेगी, किससे किससे? 2 व 26वें से, उनके बीच भी पथांतर लैम्डा/2। ऐसे ही तो होगा। ऐसे आप निकालते जाओ, ऐसे 3 से 27 से, 4 से 28 से, ऐसे आप 50 तक निकालते जाओगे, 25 से निरस्त हो जाएंगे। और ठीक इसी प्रकार से नीचे भी आप देख लो भैया, जो 50वें नंबर से चलेगा तरंगिका, ये बात समझ में आ रही? और जो 100वें नंबर से चलेगा, नहीं 75वें नंबर से, किससे किससे बेटा? 50 व 75वें नंबर स्रोत से जो तरंगिकाएं चलेंगी उनके बीच पथांतर कितना होगा? मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ भैया। 50 से जो चल रही है वो आपको दिख रहा है लैम्डा, और जो कहाँ से 75 से चल रही है वो वही तो है, ठीक है। हाँ बेटा समझना क्या बता रहे थे? 50 और 75, 50 से चल रही है लैम्डा और 75 से चल रही है 3 लैम्डा/2। घटाओ 3 लैम्डा/2 में से लैम्डा, चलो घटाते हैं। अब हर बराबर कर लो। हर बराबर करने के लिए 2 से आंसर और में गुणा कर दो। हर बराबर है तो ऐसे लिख लेना, और 3 लैम्डा में से 2 लैम्डा जाएगा बेटा लैम्डा/2। कितना आया? तो इनके बीच भैया लैम्डा/2 होगा। ऐसे आप बताओगे कि सर 51 से चलने वाली और 76 से चलने वाली तरंगिकाओं के बीच लैम्डा/2। बात समझ में आ रही है? तो ये वाला यहाँ क्या हुआ? कोई डाउट है क्या? बोलो। कुछ नहीं। तो यहाँ से बेटा यहाँ तक जो तरंगिकाएं हैं वो मिलेंगी और अदीप्त बैंड बनाएंगी। ऐसे यहाँ से यहाँ तक की जो तरंगिकाएं होंगी निचले अर्धभाग की, वो भी अदीप्त। तो कुल मिलाकर आप डी साइन थीटा यानी bm बराबर आप अगर लैम्डा मानोगे, 2 लैम्डा मानोगे, ऐसे 3 लैम्डा मानोगे, तो ऐसे 6 भागों में बांटना। बात समझ में आ रही है? और ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ऐसे रखते चले जाओ। अगर ऐसे आप रखते जाते हो तो आपको P पर क्या मिलेगा? निम्नलिखित ही प्राप्त। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? कह दो इतना बहुत समझ लिए। डी साइन थीटा बराबर लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा ऐसे लिखा है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं। अतः जो आपका डी साइन थीटा है बेटा, वो एन लैम्डा लिखा जा सकता है कि नहीं? और आपको बताना होगा कि जहां पर एन क्या है, एन बराबर क्या होगा? 1 2 3 4 ऐसे लिखते चलो। बात समझ में आ रही?
अगर ऐसा है तो अब P पर क्या मिलेगा, निम्निष्ठ। तो ये निम्निष्ठ के लिए फार्मूला है बेटा, ध्यान रखना। तो d sin थीटा बराबर n लेमडा आपने बोल दिया। और यहाँ पर एक चीज और बताना होगा आपको कि असल में यहाँ पर आप प्लस और माइनस लगाओगे। क्या लगाओगे, प्लस और माइनस का सिर्फ इतना मतलब है कि केंद्रीय फ्रिंज के ऊपर भी, वो केंद्रीय उच्चिष्ट के ऊपर भी और केंद्रीय उच्चिष्ट के नीचे। तो एक डायरेक्शन में प्लस, दूसरी डायरेक्शन में। अच्छा, कोणीय स्थिति आपको बतानी है, थीटा का मान बताना है। जो यहाँ पर जा रही थी तरंग और थीटा कोण पर ऐसे विवर्तित हो गई थी ना थीटा कोण पर, तो इसी का मान आपको बताना है कि थीटा का मान कितना लिया जाए कि आपको निम्निष्ठ मिले, थीटा का मान कितना लिया जाए कि आपको उच्चिष्ठ मिले। तो यहाँ से थीटा का मान ही बताना है आप। तो ध्यान देना, आप यहाँ पर बोलोगे चूंकि थीटा बहुत छोटा कोण है। क्या है बेटा, इसलिए साइन थीटा अप्रॉक्सीमेट थीटा के बराबर है। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो, डी देखो यहाँ गुणे में उधर जाएगा, और इसलिए थीटा बराबर प्लस माइनस n इंटू लेमडा बाई। थीटा है क्या बेटा, निम्निष्ठ के लिए कोणीय स्थिति। क्या है बेटा, क्या चीज बेटा, बोलो बोलो। कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर देख लो थोड़ा सा, n का मान 1 2 3 4 ऐसे रखोगे, यानी कि थीटा का मान क्या मिल सकता है, थीटा का मान चलो एक रखो, एक रखोगे तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस लेमडा बाई डी, यही तो मिलेगा। 2 रखेंगे तो क्या हो सकता है, हाँ 2 रखोगे तो प्लस माइनस 2 लेमडा बाई, ऐसे 3 रखोगे तो प्लस माइनस ऐसे आप कर। तो ये जो स्थितियां आपको दिख रही है, अगर थीटा का मान इतना है तो आप समझना वहां पर क्या प्राप्त होगा आपको। कोई डाउट तो नहीं है। तो निम्निष्ठ की स्थिति आप बता दिए, आपकी क्लास खत्म। कल उच्चिष्ठ की स्थिति।